हेलो एंड वेलकम टू द देजू क्लासेस। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल देजू क्लासेस में स्वागत है। आपका बोर्ड का एग्ज़ाम का डेट नज़दीक आ रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेकर के उपस्थित हुए हैं। ये इस सीरीज़ का चौथा वीडियो है और साइंस का 3 वीडियो जो एमसीक्यू का है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है इस चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और जो प्रीवियस 3 वीडियो है वो प्लेलिस्ट में है, आप जा कर के उसे देख सकते हैं। मेरा दावा है कि ये पूरे सीरीज़ को आपको देखने के बाद एक भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम्स में नहीं छूटेंगे। सारे प्रश्न इन्हीं सीरीज़ में से आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न, विश्व का सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। विश्व का सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। प्राकृतिक वनस्पति, पानी, सौर विकिरण और ज्वारीय तरंगे। तो इन चारों में से सबसे सही आंसर क्या होगा, कौन सा उपयुक्त हो जाएगा? हाँ, कौन होगा? सौर विकिरण यानी सोलर रेडिएशन। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सोलर रेडिएशन। चलिए दूसरा क्वेश्चन, यूरेनियम से प्राप्त ऊर्जा है। यूरेनियम से जो एनर्जी ऑब्टेन होता है वो क्या है? विद्युत ऊर्जा कहते हैं उसे, कि पवन ऊर्जा कहते हैं, कि नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं, कि सौर ऊर्जा कहते हैं? यूरेनियम जो है वो क्या है? एक धातु है, मेटल। तो मेटल में क्या है? नाभिक, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो वहाँ जो भी मेटल से प्राप्त होते हैं ऊर्जा, वो उनको क्या बोलते हैं? नाभिकीय ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? नाभिकीय ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूरेनियम इज न्यूक्लियर एनर्जी। क्लियर है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा समुद्र से प्राप्त नहीं होती? समुद्र से प्राप्त नहीं होती। कौन कौन सा ऑप्शन है? ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सी? आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी यानी फ्रॉम द टेम्परेचर ऑफ, फ्रॉम द हीट ऑफ अर्थ। इससे हीट ऑफ अर्थ से प्राप्त होता है कौन? जियोथर्मल यानी भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, तो बाकी ये 3 ऊर्जा जो हैं वो आपके समुद्र से प्राप्त होते हैं। तो कौन सा आंसर सही होगा? कौन सा ऊर्जा जो है वो आपका समुद्र से प्राप्त नहीं होता है? तो वो है आपका भूतापीय ऊर्जा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण है। महासागरीय तापीय ऊर्जा जो है, ओशन थर्मल एनर्जी जो है, वो किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन है महासागर में विभिन्न स्तरों पर ताप में अंतर। दूसरा है महासागर में उत्पन्न ज्वार। तीसरा है महासागर में तरंगों द्वारा संचित ऊर्जा। और चौथा है महासागर में विभिन्न स्तरों पर दाब में अंतर। ठीक है, तो तापीय ऊर्जा है यानी ताप में अंतर की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर एट डिफरेंट लेवल्स इन द ओशन। महासागर में विभिन्न स्तरों पर ताप में अंतर के कारण महासागरीय तापीय ऊर्जा बनता है। क्लियर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर सेल बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? जल्दी से आंसर करें। पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा तांबा, तीसरा सिलिकॉन और चौथा एल्युमिनियम। ठीक है, तो इसमें मेटलॉइड का प्रयोग किया जाता है, उपधातु का प्रयोग किया जाता है टू मेक द सोलर सेल्स, है ना? तो कौन सा होगा इसमें उपधातु? सिलिकॉन। ठीक है, कौन सा मेटलॉइड है? सिलिकॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
आगे चलिए, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर ऊर्जा उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? ठीक है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर ऊर्जा का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन क्या है? धूप वाले दिन तो कर सकते हैं, बादलों वाले दिन, गर्म दिन कर सकते हैं, पवनों वाले दिन कर सकते हैं। तो कहिए किस दिन नहीं कर पाएंगे? जिस दिन क्लाउडी डे होगा, जिस दिन बादलों वाला दिन होगा, है ना? तो टू गेट हॉट वाटर ऑन विच डे वी कैन नॉट यूज सोलर एनर्जी, तो दैट इज द क्लाउडी डे। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बादलों वाले दिन हम गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत यानी बायोमास एनर्जी सोर्सेस, तो यानी बायोमास एनर्जी सोर्सेस यानी कोल यानी कार्बन, कार्बन से प्राप्त ऊर्जा है ना, तो लकड़ी में कार्बन है, गोबर गैस में है, कोयला में है, किसमें नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, तो इसमें जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का ये उदाहरण नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा। चलिए आगे देखते हैं, जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है? तो सौर ऊर्जा से कौन डिराइव्ड नहीं हुआ है, कौन नहीं निकला हुआ है? ठीक है, भूतापीय ऊर्जा, हीट चाहिए, ये कहीं ना कहीं ऊर्जा स्रोत में सौर ऊर्जा का ही भी इसमें महत्व है। पवन ऊर्जा है, जैव मात्रा है, तो किसमें नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा में। किसमें नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी न्यूक्लियर एनर्जी या फिर नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फटाफट इसका आंसर करें। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है ना? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। कौन सा रिन्यूएबल सोर्स, कौन सा रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है? सोर्स नहीं पूछ रहा है, स्रोत नहीं पूछ रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी पूछ रहा है। तो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है ना, जल ऊर्जा है, तो कौन सा नहीं है? कोयला। कोयला जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। ठीक है, वहाँ यानी कोयला जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? फैराडे ने। किसने की थी? फैराडे ने। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, फैराडे। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र में प्रभाव में विद्युत धारा, ठीक है, तो क्या करती है? चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रिक करंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसमें उत्पन्न करती है, आकर्षण बल उत्पन्न करती है, चालक पर बल उत्पन्न करती है, इनमें से कोई घटना नहीं घटती है। तो क्या होगा? आकर्षण बल उत्पन्न करती है। क्या करती है? आकर्षण बल उत्पन्न करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर, है ना, लगाए गए बल की दिशा, तो बल की दिशा किससे ज्ञात होता है? तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। ठीक है, बल की दिशा किससे ज्ञात होगी? लेफ्ट हैंड रूल से। ठीक है, और धारा की दिशा किससे ज्ञात होगी? राइट हैंड रूल से। क्लियर है? तो बल की दिशा किससे ज्ञात होगी? लेफ्ट हैंड रूल से यानी फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, और धारा की दिशा किससे ज्ञात होगी? फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। ठीक है, अच्छा, तो जो बल की दिशा यानी लेफ्ट हैंड रूल की बात आ रही है, तो वो उसका यूज कहाँ होता है? मोटर में, इलेक्ट्रिक मोटर यानी विद्युत मोटर में। और जो राइट हैंड रूल की बात आ रही है किसकी? फ्लेमिंग की। तो ये फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यानी फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम जो है वो कहाँ लागू होता है? जनरेटर में। जनरेटर यानी जनित्र में। क्लियर है? जनरेटर यानी जनित्र में। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जनित्र में फ्लेमिंग का कौन सा नियम लगता है और विद्युत मोटर में फ्लेमिंग का कौन सा नियम लगता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का, लगाए गए बल की दिशा की ज्ञात की जाती है किससे? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। उदासीन तार जो होता है यानी न्यूट्रल वायर जो होता है, उस न्यूट्रल वायर का जो कलर होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है, लाल है, दूसरा क्या है, हरा है, तीसरा क्या है, काला है, चौथा क्या है, पीला है। तो आप जल्दी से इसका आंसर करिए, ठीक है। कौन हो जाएगा इसका? चलिए थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये जो लाल है, ठीक है, ये जो लाल है, लाल होता है लाइव वायर के लिए। इसके लिए लाइव वायर, लाइव वायर मतलब जो आपका जो धारा जो तार है वो क्या है आपका, लाइव है। लाइव मतलब जिससे विद्युत करंट धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। चलिए उसके बाद ये जो हरा है, ठीक है, ये हरा कौन सा है? हरा यूज होता है आपका अर्थिंग वायर में। अर्थिंग वायर कहने का मतलब क्या है, जो भू भू संपर्क तार जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, भू संपर्क तार। तो उसका जो कलर होता है वो क्या होता है, हरा होता है। और तीसरा है काला। काला क्या है, न्यूट्रल वायर। काला क्या है, न्यूट्रल वायर, ठीक है। जो न्यूट्रल वायर होता है वो क्या है, काला है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल वायर की बात हो रही है तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी ब्लैक, ठीक है। सी यानी ब्लैक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युन्मय तार यानी लाइव वायर, ठीक है, आ गया है वही प्रश्न अभी हमने डिस्कस किया था इसका। तो विद्युन्मय तार का जो दिशा हो कलर कलर सॉरी रंग होता है वो क्या होता है, ठीक है। विद्युन्मय तार किस रंग का होता है, तो जल्दी बताइए विद्युन्मय तार किस रंग का होगा। तो विद्युन्मय तार जो होगा वो आपका कौन सा होगा, हाँ, चलिए ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी लाल। बी यानी लाल, ठीक है। तो विद्युन्मय तार का कलर क्या हो जाएगा, लाल। फिर से एक बार फिर से बता देते हैं। विद्युन्मय तार का लाल हो गया, और हरा हो गया आपका भू संपर्क तार, ठीक है। और उदासीन तार का हो गया आपका काला, ठीक है। उदासीन तार को हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक तार। क्या बोलते हैं, ऋणात्मक, निगेटिव वायर, ठीक है। और जो लाल है यानी जो विद्युन्मय तार है उसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव वायर यानी धनात्मक तार। और जो काला है यानी उदासीन तार जो है उसको बोलते हैं हम लोग ऋणात्मक तार, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड यानी इसको किससे दर्शाते हैं, बी से। इसका एसआई मात्रक क्या है, इसका सही एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी टेस्ला, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होती है उसका एसआई मात्रक होता है वेबर, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, टेस्ला, क्या हो जाएगा, टेस्ला। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है, ऑप्शन देखिए, निर्वात रहता है, मतलब पहला कह रहा है कि कोई गैस नहीं होता है, खाली खाली होता है। दूसरा कह रहा है वायु भरी हो रहती है। तीसरा कह रहा है निष्क्रिय गैस भरी रहती है। और चौथा है हाइड्रोजन भरी रहती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी निष्क्रिय गैस भरी रहती है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी निष्क्रिय गैस भरी रहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है। इसका ऑप्शन क्या होगा, उष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है, डायनेमो यानी जनित्र, जनित्र यानी जनरेटर। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर किस सिद्धांत पर आधारित है,
प्रिंसिपल ऑन विच डायनेमो इज बेस्ड, तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण? क्या है कि अगर आप चुंबकीय क्षेत्र रेखा में परिवर्तन कर देंगे, है ना, तो वहाँ पे एक धारा इंड्यूस होता है, प्रेरित क्या हो जाए, धारा प्रेरित होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। तो लघु पथन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट क्या हो जाएगा? बिकम्स वेरी लेस, डज नॉट चेंज, इंक्रीजेज अ लॉट, चेंजेस कंटिन्यूअसली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना। पहला ऑप्शन, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है। दूसरा है, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया। नहीं। तीसरा है, कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है। देखिए ये आपेक्षिक गति है क्या? है ये कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखा में परिवर्तन करना है। ठीक है, तो चाहे आप एंगल से कीजिए, ठीक है, चाहे आप क्षेत्रफल हटा करके कीजिए, तो फाई इक्वल्स टू होता है बी इंटू बी डॉट ए कॉस थीटा। तो या तो आप एंगल में परिवर्तन कीजिए, या क्षेत्रफल में परिवर्तित कीजिए, या फिर मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तित कीजिए। ठीक है, तो या तो मैग्नेट को बदलिए आप बार बार, या फिर जो कुंडली है उसके क्षेत्रफल को बदलिए बार बार, या उसके एंगल को बदलिए। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगे? चेंज होंगे। और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखा में परिवर्तन होगा, तो एक धारा उसमें प्रेरित होगा। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है यही कह रहा है कि कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति, जब गति करिएगा तो एंगल बदलेगा, और एंगल बदलेगा तो कुंडली में प्रेरित धारा, विद्युत धारा उत्पन्न होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट प्रोड्यूसेस एन इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन है जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, मोटर। तो जनि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी जनरेटर। ठीक है, ये क्या करता है? विद्युत धारा को उत्पन्न करता है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? ये मापता है ना, हल्का सा भी करंट अगर धारा है ना, किसी भी वायर में, तो उसको मेजर करता है कौन? गैल्वेनोमीटर। एमीटर क्या है? ये विद्युत धारा को मापता है। ठीक है, चाहे छोटा हो, शॉर्ट हो, या ज़्यादा धारा हो, है ना, ज़्यादा, उसको कौन मेजर करेगा? एमीटर। ठीक है, मोटर क्या है? ये एक युक्ति है जो कि क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। किस में बदलता है? विद्युत को यांत्रिक में, विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कौन? मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी एसी जनित्र और डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि, ऑप्शन है, एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है जबकि डीसी मोटर में अस्थायी चुंबक होता है। फिर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, डीसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है। ठीक है, अच्छा, ऑप्शन सी क्या है? एसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है। ठीक है, एसी जो जनित्र है वो क्या करता है? ज़्यादा वोल्टेज को प्रोड्यूस करता है। अच्छा, चौथा है, एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। सर्पी वलय यानी स्लिप रिंग। ठीक है, और डीसी जनरेटर में दिक् परिवर्तक यानी कॉम्यूटेटर कहते हैं उसको, कॉम्यूटेटर।
या स्प्लिट रिंग, उसको कहिए स्प्लिट रिंग। तो ये एसी जनरेटर में क्या होते हैं, उसमें वलय होते हैं, यानी आपका स्लिप रिंग होता है, ठीक है। लेकिन डीसी जनरेटर में क्या होता है, विभक्त वलय होता है, दिक् परिवर्तक का। विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का काम करता है, ठीक है। चलिए, तो एक एक तो ये हुआ, ये सही है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एसी में आपका जो धारा है ना, वो क्या हो रहा है, सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होता है, किसमें, डीसी में, ठीक है। डीसी जनरेटर में जो धारा का प्रवाह होगा हमेशा एक ही दिशा में होगा। लेकिन एसी जनरेटर में क्या होता है, वो एक निश्चित समय के बाद बदलते रहता है, ठीक है, उत्क्रमित रहता है, होते रहता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती हैं। दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती हैं। तीसरा है चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं अरीय होती हैं, ठीक है, जिसका उद्भव तार से होता है। और चौथा है चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। मतलब कह रहा है कि ये तार के चारों तरफ, ये है चौथा, ठीक है। और तीसरा क्या कह रहा है कि रेडियल है, लेकिन तार से ही निकला हुआ है। और दूसरा कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा तार के समांतर है, ठीक है। और चौथा कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा तार के लंबवत है। तो इसमें धारावाही तार का क्या होगा, मैक्सवेल थंब रूल, ठीक है। तो क्या कहता है कि थंब जो है, यानी अंगूठा जो है, वो धारा की दिशा को दर्शा रहा है, और उसके चारों तरफ जो उंगलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को दर्शा रहा है। इसका मतलब क्या है, तार इस तरह से, और उसका सकेंद्री क्षेत्र रेखाओं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होती है, सकेंद्री होते हैं, ठीक है, तार के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर, ठीक है। वोल्ट किसका एसआई मात्रक है, विभवांतर का, किसका, विभवांतर। ओम किसका है, ओम किसका है, बताइए जल्दी, प्रतिरोध। ओम किसका है, प्रतिरोध का। गुलाम किसका है, ये है आवेश का, किसका है, आवेश का। क्लियर है। चलिए, तो वोल्ट यानी ये आपका हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का। ओम किसका है, रेजिस्टेंस का। एम्पियर किसका है, करंट का। और कूलम्ब किसका है, चार्ज का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं कर रहा है। P बराबर क्या होता है, V इंटू आई। तो जब भी आई हो जाएगा तो भी की जगह पर आई रख देंगे तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर, ठीक है, आई स्क्वायर आर। अगर आई की जगह पर भी रख देंगे तो क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर बाई आर। तो ये भी हो जाएगा भी स्क्वायर बाई आर, आई स्क्वायर आर ये भी हो जाएगा, भी आई, ये तीनों हो जाएगा, ये और ये हो जाएगा। कौन सा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। क्लियर है। तो पूछ रहा है कि कौन सा निरूपित नहीं करता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। दो चालक तार जिनके पदार्थ की लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर बाद में पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है कि श्रेणी क्रम में और पार्श्व क्रम में जब लंबाई समान है, ठीक है, क्या क्या लंबाई, इसका लंबाई समान है,
और व्यास भी समान है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों आर की वैल्यू जो होगी वो बराबर होगी। तो दोनों जो तार की प्रतिरोध होगी, तो मान लेते हैं आर और आर। तो जब श्रेणी क्रम में होगा तो आर प्लस आर यानी 2R, और जब पार्श्व क्रम में होगा तो क्या हो जाएगा, 1/r प्लस 1/r बराबर 1/r डैश। तो 1/r डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/r। तो आर डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, r/2। एक हो जाएगा r/2 और एक हो गया 2r। 2r कब हो गया, जब सीरीज में है यानी श्रेणी में है, श्रेणी क्रम में। और r/2 कब हो गया, जब पार्श्व क्रम में है। ठीक है, तो h जब श्रेणी क्रम में है तो क्या हो जाएगा, v² t/r। तो r कितना हो जाएगा, 2r। ठीक है, जब कब सीरीज में है और h पैरेलल में होगा तो क्या हो जाएगा, v² t/r/2। तो ये हो जाएगा बाई 2। ठीक है, अब देखिए थोड़ा, यहाँ मिटा देते हैं। अब चलिए, ये अब क्या निकाल रहा है, सीरीज बटा पैरेलल। तो एच एस बाई एच पी क्या हो जाएगा, एच एस की वैल्यू v²t/2r, और एच पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, v²t/r/2। v²t खत्म, r तो 1 बाई कितना हो गया, 4। इसका क्या हो जाएगा, 1:4। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1:4। क्लियर है। चलिए, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 1:4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, खतरे का निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है बैगनी, फिर है लाल, फिर हरा, फिर पीला। तो आप आराम से इसका आंसर कर देंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखिए, इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है। आपके ऑप्शन है अपवर्तन तथा प्रकीर्णन, दूसरा है अपवर्तन, तीसरा है वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यानी आप याद रखिएगा, रेनबो फॉर्मेशन में तीनों चीज़ आता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट भी होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस परिघटना को दर्शाता है, किस घटना को दर्शा रहा है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा है प्रकाश का प्रकीर्णन, और चौथा है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन के कारण, प्रकाश का अपवर्तन के कारण, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ये आकाश का रंग जो होता है वो नीला दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि स्कैटरिंग है ना, प्रकीर्णन, जो नीला रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। ठीक है, नीला रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, इसी के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, फिर हम लोग कल इसी समय मिलेंगे, बाकी जो बचा हुआ फिजिक्स का पार्ट है उसको लेकर के। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।